चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज मेगा मंथन करेंगे। ये मेगा मंथन पार्ट 2 समझ लीजिए। सांसदों विधायकों के साथ आज मुख्यमंत्री वीसी करेंगे ठीक सुबह 11 बजे। जो सांसद हैं और जो विधायक हैं उनके साथ मुख्यमंत्री की ये वीसी होगी। जयपुर और अजमेर के जो सांसद हैं विधायक हैं उनके साथ मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। कोरोना संकट पर महामंथन होगा। ग्राउंड रियलिटी क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, उस पर फीडबैक लेंगे। क्या उनकी डिमांड्स हैं, मांगे हैं, इस संबंध में बातचीत होगी। लॉकडाउन 3.0 खत्म होने में सिर्फ 5 दिन का वक्त बचा है। 17 मई के बाद क्या होगा, इसका हर किसी को इंतजार है। लेकिन आज से लॉकडाउन के बीच एक नई शुरुआत हो रही है और एक बार फिर पटरी पर ट्रेनें दौड़ने को तैयार हैं। दिल्ली स्टेशन से जिन 15 स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाना है उसकी शुरुआत आज होनी है। आज पहली कड़ी में कुल 8 ट्रेनें शुरू होंगी जो दिल्ली से निकलेंगी या अलग अलग शहरों से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। आज से चलने वाली विशेष ट्रेनों में से 2 ट्रेनों का जयपुर और कोटा स्टेशन पर ठहराव होगा। ट्रेन नंबर 02957 अहमदाबाद से 6:20 पर रवाना होकर रात 9:15 पर आबू रोड, रात 3:20 पर जयपुर और सुबह 8 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। जबकि ट्रेन नंबर 02958 यानी नई दिल्ली अहमदाबाद बुधवार से संचालित होगी। ये ट्रेन नई दिल्ली से रात 8:25 पर रवाना होकर रात 12:50 पर जयपुर, सुबह 6:33 पर आबू रोड और 10:05 पर अहमदाबाद पहुंचेगी। भारतीय रेलवे द्वारा राजधानी क्लास की स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। 15 जोड़ी स्पेशल रेल सेवाएं आरंभिक दौर में इनका संचालन होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे की टेरिटरी से एक ट्रेन नई दिल्ली साबरमती नई दिल्ली स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया जाएगा। दिनांक 12 मई 2020 को साबरमती से शाम को 6:20 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 8 बजे नई दिल्ली यह ट्रेन पहुंचेगी और इसका संचालन प्रतिदिन होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे की टेरिटरी पर यह ट्रेन साबरमती से दिल्ली जाते हुए आबू रोड शाम 9:15 पर। और आज चलने वाली जो 8 स्पेशल ट्रेनें हैं वो जान लीजिए। हावड़ा नई दिल्ली, राजेंद्र नगर नई दिल्ली, नई दिल्ली बिलासपुर, नई दिल्ली डिब्रूगढ़, नई दिल्ली बेंगलुरु, बेंगलुरु नई दिल्ली, मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली, अहमदाबाद नई दिल्ली। यूपी के 2 दर्जन मजदूर जो श्रीगंगानगर की एक फैक्ट्री में काम करते थे, लॉकडाउन के चलते श्रीगंगानगर में फंसे थे। वे न तो काम कर पा रहे थे न ही अपने घर जा पा रहे थे। इस पर फैक्ट्री संचालक ने दोनों राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन कर मजदूरों की घर वापसी की अनुमति ली और सभी मजदूरों को एक बस के द्वारा यूपी के लिए रवाना कर दिया गया। हाँ जी, घर वाले चिंता कर रहे हैं। वो बार बार फोन करके बुला रहे हैं कि लॉकडाउन है, किसी तरह अपने घर चले जाओ। सरदार जी से परमिशन लेकर फैक्ट्री मालिक से। हाँ, अब सरदार जी हम लोगों को परमिशन दिला दिए हैं। अब लोग हम अपने गांव जाएंगे बागी बलिया। तो हम लोग को यहाँ पे बैठे बैठे ऐसे बोर हो रहे थे, तो फिर वो अपने मालिक से बोले, तो फिर हम लोगों को मालिक अपना परमिशन दिलवा कर भिजवा रहे हैं। हमारे जो काम करते हैं यहाँ पे, ये हर साल हमारे यहाँ सीजन में आते हैं और अब चूँकि लॉकडाउन हो गया है कोरोना वायरस की वजह से, इसलिए ये लोग अपने घर जा रहे हैं और बड़ी मुश्किल से इनको सरकार से इधर से और उधर से यूपी से परमिशन दिलाई गई है। इनको सबको खाना वगैरह खिला दिया और सोशल डिस्टेंस का वो सारे ध्यान में रख के इनको। और अब बात करते हैं राजस्थान में कोरोना संकट की। प्रदेश में पहले केस से लेकर अब तक कुल जो केसेस कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं उनकी संख्या बढ़कर 4035 हो चुकी है। आज ही 47 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक जिन लोगों ने अपनी जान कोरोना की वजह से गंवाई है उनकी संख्या 115 है। 4035 में से 2362 की रिपोर्ट इलाज के दौरान नेगेटिव हुई है। हालांकि पूरी तरह ठीक होने पर 2077 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। प्रदेश में अब कुल 1558 एक्टिव केसेस हैं। आज 38 नए केस रिकवर हुए हैं, 18 डिस्चार्ज हुए। प्रदेश के 31 जिलों में कोरोना ने कुल 33 में से 31 जिलों में कोरोना ने दस्तक
दी है। और जिलेवार बात करें तो मैप पर देखिए कुल केसेस की संख्या पहले से अब तक जयपुर में 1255, जोधपुर में 947, कोटा में 262, अजमेर में 233, टोंक में 142, चित्तौड़गढ़ में 142, नागौर में 131, भरतपुर में 119, बांसवाड़ा में 66, झालावाड़ में 47। कोटा में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। आज भी 3 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। इसी के साथ कोटा में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 262 हो गया है। इसे देखते हुए प्रशासन ने जिले में प्रशासन जिले में एक्स्ट्रा अलर्ट हो गया है। और जयपुर से इस वक्त मेरे सहयोगी महेश दाधीच और कोटा से शाकिर अली, उदयपुर से कपिल श्रीमाली और जोधपुर से ललित सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले शाकिर, मैं आपके पास आ रहा हूं। और शाकिर, कोटा के लिए लगभग पिछले कुछ दिनों से हर दिन की शुरुआत एक जैसी ही हो रही है। जी बिल्कुल स्वप्निल, क्योंकि लगातार कोरोना पॉजिटिव रोगियों का सामने आने का सिलसिला जारी है। आज भी जो सुबह रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो है 3 रोगी जो है वो सामने आए हैं। जो इलाका है वो परकोटा इलाका है, जहाँ के 2 रोगी हैं, रेतवाली और मकबरा। इसके अलावा एक जो बकरा मंडी, जो जहाँ से 2 दिन पहले महिला पॉजिटिव आई थी, उसके बाद लगातार वहाँ से पॉजिटिव रोगियों के आने का सिलसिला जारी है। एक जो महिला है वो बकरा मंडी की है, तो 262 जो है वो पॉजिटिव रोगियों की संख्या पहुंच गई है लगातार। क्योंकि जिस तरह से पॉजिटिव रोगी सामने आ रहे हैं तो जिला प्रशासन भी सतर्क है, एक्शन में स्क्रीनिंग का काम किया जा रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि कल 4 थाना इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है, क्योंकि जहां पर उन्होंने स्क्रीनिंग की थी और सैंपलिंग की थी, रैंडम सैंपलिंग, उसके बाद जो नतीजे नेगेटिव ज़्यादातर आए थे, तो प्रशासन ने ढील देते हुए 4 थाना इलाके जो हैं वहाँ से अनंतपुरा, आकाशवाणी, भीमगंज मंडी और शिवपुरा, ये 4 जो इलाके थे यहाँ से कर्फ्यू हटा लिया गया है। और अब जो है वहाँ पर स्क्रीनिंग का काम तो जारी है, लेकिन जो रैंडम सैंपलिंग की गई थी उसमें नतीजे नेगेटिव आए थे। राहत की बात भी है कि कोटा में लगातार जो है रोगी ठीक भी हो रहे हैं, लगातार अस्पताल से जो है स्वस्थ होने वाले रोगियों की छुट्टी भी की जा रही है। अब करीब 53 रोगी ऐसे हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इन सब के बीच लगातार, क्योंकि जिस तरह से ढील दी जाती है तो उसके बाद में कहीं लापरवाही जो है खतरनाक ना हो जाए, तो पुलिस प्रशासन मुस्तैद भी है। कर्फ्यू वाले जो इलाके हैं वहाँ पर अभी भी चेकिंग की जा रही है। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, ये कर्फ्यू का इलाका है, परकोटा इलाका है, और यहाँ पर अभी भी जो है जो भी जा रहा है उससे पूछताछ की जा रही है। अगर कोई बिना काम के घर से निकल रहा है तो उसको वापस लौटाया जा रहा है। इन इलाकों में अभी भी लोगों को दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है। सतर्कता की जरूरत भी है, सतर्कता की जरूरत भी है। जयपुर का रुख करते हैं, सहयोगी महेश दाधीच मेरे साथ हैं। महेश, हर सुबह यह लगता है कि इस कोरोना वाली रात की सुबह कब होगी, लेकिन फिर कुछ आंकड़े सामने आते हैं और एक बार फिर यह महसूस होता है कि नहीं, आज भी अलर्टनेस के साथ ही दिन बिताना है। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि अभी भी हम इस खतरे को हल्के में ना लें और लगातार जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन हमने लॉकडाउन के दौरान किया है, लगातार वो लॉकडाउन में अब भी जारी रखे, भले ही सरकार ने कितनी ढील क्यों ना दे दी हो। कल जिस तरह से पास की व्यवस्था का सरलीकरण किया था और जिलों में जो पासेस की जो व्यवस्था थी उसको बंद कर दिया था, उसके बाद में अच्छी खासी जो भीड़ थी वो सड़कों पर देखने को मिली। ऐसा लगा कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अब वो ज़रूरत के हिसाब से अगर आए हैं तो इसे जायज़ माना जा सकता है, लेकिन अगर कोई घूमने के अनुसार यहाँ पर सड़कों पर है, ट्रैफिक बढ़ा रहा है, तो वो शायद कहीं ना कहीं जो है बहुत नुकसानदेह हो सकता है। कल जिस तरह की स्थिति देखने को मिली थी, कई चौराहों पर जो है बहुत अच्छी खासी ट्रैफिक जो है वो जाम की नौबत यहाँ पर आई थी जयपुर में। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है और वाहनों के पासेज की जो व्यवस्था है उसको देखते हुए जो आम जनता है, आम लोग हैं, उनको
कोरोना की गाइडलाइन का मास्क लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना होगा, क्योंकि राजधानी में अभी भी जो संक्रमण है वो खासा फैला हुआ है। 1255 कुल मरीजों की यहाँ पर जो संख्या वो पहुंची हुई है। 400 से अधिक अभी एक्टिव यहाँ पर पॉजिटिव जो है वो बने हुए हैं। लिहाजा अभी जो है इस खतरे को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। मैं वहीं दूसरी तरफ जो श्रमिक हैं उनकी भी बात आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि राजधानी में जो श्रमिक हैं उनको एकजुट किया जा रहा है और ट्रेनों के जरिए यहाँ से लगातार भिजवाया जा रहा है। उसे लेकर राज्य सरकार ने यहाँ पर गंभीरता दिखाई है। और अभी जो उद्योग धंधे यहाँ पर जो शुरू होने की बात है उसमें से 10 से 20% तक जो उद्योग धंधे हैं वो शुरू हुए हैं। उद्योग विभाग का ये कहना है कि करीब 12,000 इकाइयाँ जो है 12,500 इकाइयों में कामकाज शुरू हुआ है। वहीं 40 का कहना है कि 10,000 से ज़्यादा इकाइयाँ जो है वो शुरू हो चुकी है। राज्य में 2.5 लाख के करीब छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उनमें से अभी 10 से 12,000 जो इकाइयाँ हैं उनमें कामकाज की शुरुआत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि जो श्रमिक हैं उनके पलायन कर जाने के बाद से जो उद्योग जगत है उसकी जो रफ्तार है वो काफी मंद पड़ी हुई है। लेकिन जिस तरह से आर्थिक गतिविधियां रुक गई थी उस कामकाज को दोबारा शुरू करने की सरकार की कोशिशें कवायदे हैं। लेकिन इसमें सबसे बेहद जरूरी होगा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन। और कपिल, उदयपुर में आज सुबह किस तरह की खबरें हैं? देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार उदयपुर के जो आंकड़े हैं वो प्रदेश में सर्वाधिक संक्रमित मरीजों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। और आज सुबह की बात करें तो सुबह 9 बजे तक के आंकड़ों में भी उदयपुर में प्रदेश में सर्वाधिक संक्रमित मरीज उदयपुर में 32 मरीज मिले। और इसके साथ ही उदयपुर में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 214 हो चुकी है। आज सुबह 200 का आंकड़ा भी पार हो चुका है। और नया इलाका अलीपुरा में एक संक्रमित मरीज सामने आया, उसके बाद में यहाँ पर भी कर्फ्यू लगाने की तैयारी की जा रही है। आप देखिए कि ये जो गली है, इस गली को अभी कुछ समय पहले पुलिसकर्मी यहाँ से ब्लॉक करके गए हैं। और इसके अलावा पूरे इलाके में जो गलियां हैं उन्हें बंद कराया जा रहा है। कर्फ्यू की तैयारी की जा रही है, क्योंकि इसी गली के अंदर एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया जो कि पेशे से ड्राइवर था। और बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन पहले ही कुछ सवारियों को मध्य प्रदेश छोड़ने गया था और उसके बाद वो यहाँ पर आया है। तो एक ट्रैवल हिस्ट्री एक बड़ा कारण हो सकती है इस इलाके में संक्रमण आने का। इसके अलावा आज जो नए मरीज सामने आए उसमें 28 संक्रमित मरीज ऐसे हैं जो कि कांजी का हाटा इलाके के ही रहने वाले। और अब कांजी का हाटा इलाका जो कि उदयपुर का एक बड़ा हॉटस्पॉट है, वहां पर उदयपुर के कुल मरीजों की संख्या का एक बड़ा भाग, करीब 150 मरीज वहां पर अब संक्रमित हो चुके हैं। तो उस इलाके में भी चिकित्सा विभाग ने अपनी प्लानिंग को बदला है और अब 500 मीटर के दायरे में रैंडम सैंपलिंग का दौर आज से चिकित्सा विभाग जारी करेगा। अब तक 100 मीटर के दायरे में प्रत्येक घर से सैंपल लेने की कवायद की जा रही थी, लेकिन अब 500 मीटर के दायरे में चिकित्सा विभाग हर घर से सैंपल लेगा और ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करेगा कि सैंपल लेकर जांच की जाए ताकि संक्रमित मरीजों को सामने लाया जा सके। जी सपने। ठीक है। और ललित, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखो स्वप्निल, पिछले 3-4 दिन से देखें तो जोधपुर में लगातार राहत भरी खबरें आ रही है। आज 3 राहत की खबरें हैं। एक बायोमैक्स मशीन जोधपुर पहुंच चुकी है, जिससे अब जो टेस्ट का दायरा है, पहले 1000 टेस्ट रोजाना होते थे, अब 4000 टेस्ट रोजाना हो पाएंगे। तो ये एक अच्छी राहत भरी खबर है। वहीं दूसरी बात करें तो अब जो पॉजिटिव की संख्या कम आ रही है और डिस्चार्ज होने वाली संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक कल ही 50 और जो मरीज है वो कोरोना से जंग जीत चुके हैं, उन्हें डिस्चार्ज किया गया है और अब तक 450 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। कल 13 मरीज सामने आए थे, आज सुबह राहत भरी खबर है कोई मरीज सामने नहीं है। अभी 886 जोधपुर शहर के लोग हैं और जो शहर का भीतरी इलाका है वो कहीं ना कहीं डेंजर जोन है। 90% जो मरीज हैं वो भीतरी शहर से आए हैं, लेकिन लगातार रिकवरी रेट बढ़ रही है। पिछले एक हफ्ता में 60% की दर से रिकवरी रेट बढ़ रही है और सिर्फ 16% की दर से पॉजिटिव लोग आ रहे हैं। तो ये एक राहत भरी खबर जोधपुर में है। चलिए, शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, राजस्थान बॉर्डर पर लोगों के फंसे होने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस दिया है। राजस्थान बॉर्डर पर लोगों के फंसे होने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस दिया है। पैदल चलने वाले मजदूरों के लिए क्या व्यवस्था की? नोटिस के जरिए यह पूछा गया है राज्य सरकार से। हरिसिंह राजपुरोहित की जनहित याचिका पर यह नोटिस जारी हुआ है। बता दें कि बॉर्डर पर रोके गए लोगों को घर पहुंचाने की जो मांग है उससे जुड़ी याचिका, दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को ट्रेन या बस से घर लाया जाए, ये भी याचिका में है। शुक्रवार को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने
राज्य सरकार को नोटिस जारी कर ये सवाल पूछा है कि पैदल चलने वाले मजदूरों के लिए क्या व्यवस्था की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी चंद्रशेखर से। क्या जानकारी है चंद्रशेखर? जी स्वप्निल, जो जनहित याचिका लगी है उसमें 3 जो मुख्य बातें जो है याचिकाकर्ता की ओर से मांग की गई है। इसमें सबसे पहली मांग ये है कि जो राजस्थान की सीमा पर जो सील करने के बाद लोग फंसे हुए हैं उनको जो है क्यों नहीं लाया जा रहा है, उनके लिए बसों की व्यवस्था की जाए, उनको घर तक पहुंचाया जाए। दूसरी मांग ये थी कि जो 19 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ उनको घर तक लाने के लिए ट्रेन और बसें लगाई जाए। इसके अलावा तीसरी मांग ये थी कि जो दूसरे राज्यों से परमिशन मिली हुई है किसी व्यक्ति को आने के लिए, तो उसको अलग से राजस्थान राज्य से परमिशन लेने की आवश्यकता क्यों है, इसकी बाध्यता हटाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस संगीत राज लोढ़ा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अब इस मामले में आगामी शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी, जिसमें अतिरिक्त महाधिवक्ता पंकज शर्मा राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करेंगे। जी स्वप्निल। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोरोना काल में स्कूलों पर ताला लटका है, पढ़ाई का भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन प्रदेश में गहलोत सरकार की शिक्षा वाणी छात्रों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं, जो अब शहरों से लेकर गांवों में गूंज रही है। यहां छात्र अब रेडियो की मदद से पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार की इस अनोखी पहल से छात्रों ने खुद को रेडियो के माध्यम से पढ़ने के अनुकूल बनाया है। बता दें, प्रदेश में रोजाना 55 मिनट आकाशवाणी के सभी 25 केंद्रों से 30 जून तक प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चे पढ़ाई करेंगे। प्रसार भारती ने शिक्षा महकमे को निःशुल्क टाइम स्लॉट आवंटित किया है। और अब बात उन कवियों की जिन्होंने कई बार अपने खास अंदाज से आपको गुदगुदाया है, लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में अब ये कवि देशवासियों को कोरोना से लड़ने का संदेश दे रहे हैं। थम गया संसार सारा, हो रहा ओझल किनारा, सांस डर कर ले रहे हैं, विष घुला है हर नजारा, किंतु हम खुद को पुनः सुकरात कर लेंगे, फिर नई शुरुआत कर लेंगे, फिर नई शुरुआत कर लेंगे। मानते हैं आदमी से भूल भारी हो रही थी, एक अंधी दौड़ की सब पर खुमारी हो रही थी। इस हवस का अंत होगा, होड़ का अवसान होगा, फिर नई दुनिया बसेगी, फिर सृजन का गान होगा, खेत वन सबका सही अनुपात कर लेंगे, फिर नई शुरुआत कर लेंगे, फिर नई शुरुआत कर लेंगे। देख लेना इस नए जग की सुरीली तान होगी, श्वास में विश्वास होगा, आंख में मुस्कान होगी, प्रेम का व्यवहार होगा, प्रीत का सत्कार होगा, फिर नए बिरवे उगेंगे, फिर नया संसार होगा।